Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. इवनिंग सर। Good evening. अच्छा, आपका कल भी टेस्ट है मेरे से कैलकुलस का और मेजर टेस्ट Yes, फ्राइडे sir. है ना। मेजर टेस्ट में क्या सिलेबस आ चुका है, तो सिलेबस में आपका लॉज ऑफ मोशन तक आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने आज की क्लास ले ली। वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर, वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है सर। आपके एंड पे एक्चुअली कई बार दिक्कत होती है ना। तो नॉर्मली जो हमने डिस्कस किया था ना, कि इसलिए मैंने फिर आज क्लास ले ली है ताकि फ्रिक्शन भी हम काफी हद तक खत्म कर दें। ये तो एक बच जाएगा ना। आज अगर सिलेबस आपका खत्म हो जाता है तो ये आपका प्लेंटी ऑफ टाइम, ये आपको काफी टाइम मिलेगा जिसमें कि आप इसको है ना, कि आपको काफी टाइम मिल जाएगा इसलिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। तो आज की क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें कई बार मैं डाउट्स भी लूंगा। तो आज चूंकि फ्रिक्शन अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है इसलिए मैंने आज कंटिन्यू किया, है ना। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर आप इसको अटेंड करो और जो भी डाउट्स उसको पूछो, है ना। तो आपके पास काफी टाइम है, आज तो मेरे ख्याल से 20 भी नहीं हुआ है। तो 20 को अगर आपका मेजर टेस्ट का सिलेबस खत्म हो रहा है तो यू हैव नेक्स्ट 20 डेज टू प्रैक्टिस। काफी टाइम होता है अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाना, क्योंकि मेजर टेस्ट मुश्किल आता है ना, बहुत आसान सा वो टेस्ट नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल टेस्ट होता है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी उसको आप ठीक से अटेंड। और मैंने हमेशा बोला है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है ना। अभी जो मैंने आपको बताया है सबसे पहले आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो पूरी, है ना। ये मॉड्यूल हम खत्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, ऑलमोस्ट बैच 1 बैच 2 में खत्म हो चुकी है, बैच 3 में नहीं हुई है, बैच 1 बैच 2 में ये ऑलमोस्ट फर्स्ट खत्म हो चुकी है ना। तो इसको अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लो आप बैच 1 को, मॉड्यूल को। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी में आ जाओ, है ना। एनसीईआरटी पूरे जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए उसको भी सॉल्व कर लो। और थर्ड पे जो आपको प्रैक्टिस शीट देते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट आता है उसको सॉल्व करते रहो। और जो भी डाउट्स आ जाए उसको ग्रुप में सेंड कर दो। तो कई बार अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो मैं उसको फिर क्लियर करता हूँ। जैसे बीच में आप उस पुली वाले क्वेश्चन का आंसर लेके नहीं आ रहे थे ना, आपको लग रहा था आंसर कौन सा सही, तो मैंने उसका डिटेल चीजें भेजी थी, तो मैं इंटरव्यूइंग कर दूंगा। या कोई डाउट क्लास होगी तो उसमें डाउट्स हम कवर करें, है ना। ये प्रोसेस इज सिंपल, आप फॉलो करें, बहुत ज्यादा इस चीज को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज है। तो लास्ट क्लास सर मेजर टेस्ट एडवांस में जो 2 पेपर हैं तो उसमें पैटर्न क्या होगा, फर्स्ट 3 आवर्स एंड सेकंड 3 आवर्स? बेटे वो पैटर्न का पता नहीं होता है, आप देख लेना। जो लास्ट ईयर मेजर टेस्ट का पैटर्न, जो एडवांस का पैटर्न होगा ना 2000 जो आपका 19 में हुआ था, वही सेम पैटर्न ही होता है। जो मेन आईटी का एडवांस होता है उसके जैसे ही होता है। उसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, मल्टीपल करेक्ट टाइप भी आएंगे। तो आप लास्ट ईयर आप गूगल सर्च करना 2019 आईटी जेईई एडवांस पेपर देखो, उसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 है। जैसा पेपर 1 का पैटर्न उसमें होगा वही आपके मेजर टेस्ट में, जैसा आपका मेजर टेस्ट पैटर्न उसमें होगा वही मेजर टेस्ट में जो पेपर 2 में है। तो एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर्स के जैसा होता है। इस साल तो अभी वही नहीं है, इस साल तो एडवांस अभी होना है। तो जो 2019 का एडवांस पेपर था उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, है ना। और मैचिंग की क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पैसेज भी हो सकते हैं, ये सारा हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे पहले आप इसको कंप्लीट कर लो पूरा अच्छे से, पूरा लाइन टू लाइन। उसके बाद आप एनसीईआरटी कर लेना, और थर्ड में जो आपका प्रैक्टिस शीट जाती है उसको कंप्लीट। ये 3 चीजें आप मिनिमम रिक्वायरमेंट में कंप्लीट। इसके अलावा आपको जो करना है करो, इसके अलावा आप कोई भी चीज करते हो तो देयर इज नो लिमिटेशन। हाँ, तो आज जो हमने पढ़ना है तो बेसिकली हम जो स्टार्ट करते हैं ना, वी हैव स्टार्ट विद द फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं, है ना। कि हम यहाँ पे बेसिकली आपका स्टार्ट करते हैं कि आपका फ्रिक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन डिस्कस किया था कि भाई 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, है ना। तो कब कौन सा एक्ट करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो भाई जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो स्टैटिक, जस्ट एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग होती है तो लिमिटिंग, और एक्चुअली में जब स्लिप कर रही होती है तो फ्रिक्शन जो लगता है वो कैसा लगता है, जैसे आपका काइनेटिक लगता है, राइट। अब यहाँ से एक चीज आती है, फ्रिक्शन में हम 2 तरह के एंगल पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एज ए थ्योरी,
एक हम चीज पढ़ते हैं, वी स्टडी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ना, और एक हम एंगल पढ़ेंगे दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज। एक आप एंगल पढ़ते हो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन राइट normal force and total contact force when body right is at the verge of slipping ये आपका होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड टोटल कांटेक्ट फोर्स व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिप। है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई सरफेस है, इस पे आपने कोई ब्लॉक रख दिया है ना, इस पे आपने इस तरह से कोई ब्लॉक एम रख दिया और ये सरफेस सपोज रफ है ना, तो आपको पता है कि अभी इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स तो तब एक्ट करेगी जब इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी, तो अभी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब आप अगर कोई फोर्स अप्लाई करोगे, तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना है ना, क्योंकि इसको स्लिप होने से रोकेगा कि जैसे हम अप्लाई फोर्स करेंगे यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। और जो फोर्स इसमें एक्ट करेंगे, एक तो आपका इसका वेट हो जाएगा और दूसरा आपका एक नॉर्मल फोर्स। और हम जानते हैं फ्रिक्शन एंड नॉर्मल के रिजल्टेंट को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कि जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, कि जब भी मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, कि अगर हम वर्ड यूज करें टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्चुअली में फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट, तो फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्क्वायर। और ज्यादा फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा उसी को हम बोलते हैं आर या टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आर आ गया, है ना। तो इसने बोला एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन हमेशा नहीं होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये तब होता है व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिप, और जब भी जो बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग नेचर का। ये जो फ्रिक्शन होगा ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, सर, आपका लिमिटिंग नेचर। आपको पता है यहाँ से अगर मैं ये फाई निकालना चाहूँ तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द tan फाई। tan फाई की वैल्यू जो होगी वो आपकी FL/N हो जाएगी, और FL की वैल्यू हम जानते हैं, FL इक्वल टू हो जाएगा जैसे कि आपका म्यूएस बाय n। यहाँ से n कैंसिल, इसकी वैल्यू म्यूएस की। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, है ना, कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा फाई, इसकी वैल्यू आपकी tan इनवर्स म्यूएस है। जस्ट एक थ्योरी कि भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन किस चीज को बोलते हैं, है ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल फोर्स एंड टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिप। तो उस टाइम जो फाई एंगल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और वो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू जो होती है tan फाई की वैल्यू म्यूएस के इक्वल होती है। ये तो हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। पहला जो कॉन्सेप्ट हम इससे पढ़ते हैं, वी स्टडी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एज अ थ्योरी। दूसरी चीज हम यहाँ पे एक और एंगल पढ़ते हैं, वी कॉल इट एज एंगल ऑफ रिपोज, है ना। यहाँ पे हम एक और एंगल पढ़ते हैं और उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका एंगल ऑफ रिपोज, है ना। तो जैसे आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया, ऐसे हम एंगल ऑफ रिपोज भी डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज को आप ठीक से समझना कि जैसे आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया, वैसे हम एक और एंगल डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, है ना। कि इसको हम डिफाइन करते हैं बेसिकली आपका एंगल ऑफ रिपोज। तो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है उसको आप जस्ट इस तरह से डिफाइन करते हैं। जब भी आप बोलोगे एंगल ऑफ रिपोज, तो एक्चुअली में क्या होता है कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब किसी इंक्लाइन प्लेन से। अब यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अगर इस तरह से कोई इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल थीटा है और ये सरफेस रफ है और यहाँ पे मैंने ब्लॉक रख दिया कोई एम मास का, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, जैसे आपका कोई ब्लॉक एम मास का, और मैं बोलता हूँ कि ये ब्लॉक जो है
रेस्ट पे, है ना। तो आप बोले रेस्ट पे तो इसमें 3 फोर्स लगेंगे, एक तो लग जाएगा mg और दूसरा एक लग जाएगा नॉर्मल फोर्स, और चूंकि नीचे आना चाहता नहीं आ पा रहा है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग जाएगा, और रेस्ट पे होगा तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, इस केस में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो mg के कंपोनेंट को तो बैलेंस करेगी। ये आपका हो जाएगा mg cos थीटा और ये आपका हो जाएगा mg sin थीटा, है ना। तो हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो हम बोलेंगे इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो mg sin थीटा, है ना। और ये जो फ्रिक्शन का रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक है, ये जो फ्रिक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन कैसा है, स्टैटिक। तो इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रेस्ट पे, इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, जैसे आपका mg sin थीटा। लेकिन अब ये अभी एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, ये एंगल ऑफ रिपोज कब होगा, आप ध्यान रखना, एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन होता है व्हेन बॉडी is at the verge of slipping, when the body is at the verge of slipping, है ना। कि जब बॉडी स्लिप करने वाली होती है उस टाइम जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, है ना। अभी तो एंगल ऑफ रिपोज नहीं, कुछ बॉडी रेस्ट पे, तो हम क्या करेंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज पे जस्ट स्लिप करने वाला हो तो उस टाइम जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपका एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज हम निकाल सकते हैं, क्या आपको पता है कि जब बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होता है ना, बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, है ना। तो आपको जब ये बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो लिमिटिंग एक्ट करेगा, है ना। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एफएस मैक्सिमम, है ना। एफएस मैक्सिमम का होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस टाइम बॉडी एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी। तो आप इसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर दो, अब वो स्टैटिक की बजाय फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, लिमिटिंग। तो जिस एंगल पे ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका उस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। और आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन होती है, म्यू एस इनटू एन इज इक्वल टू mg sin थीटा, और एन की वैल्यू इस केस में इंक्लाइन प्लेन में तो mg cos थीटा होगी, म्यू एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया mg sin थीटा, यहां से mg mg कैंसिल, म्यू एस की वैल्यू आपकी tan थीटा, है ना। तो इस केस में ये जो थीटा एंगल होगा, इस थीटा एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ये आपका आ गया एंगल ऑफ रिपोज, है ना। तो थीटा एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, tan इनवर्स म्यू एस। तो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन अलग है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अलग है, लेकिन दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर न्यूमेरिकली इक्वल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज राइट आर न्यूमेरिकली इक्वल, आर न्यूमेरिकली इक्वल। दोनों न्यूमेरिकली क्या होता है, जैसे कि आपके इक्वल हो, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, एक को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन किया, एक को इंक्लाइन में डिफाइन किया, लेकिन दोनों में थीटा की वैल्यू या पाई की वैल्यू tan इनवर्स म्यू एस ही आती है। म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं, न्यूमेरिकली बेसिकली इक्वल। तो ये दोनों एंगल का थोड़ा सा कांसेप्ट है जो कि हम इसमें जानते हैं कि किस तरह से हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन। तो ये थोड़ा सा आपको दोनों न्यूमेरिकली इक्वल। अब हम आ जाते हैं दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश और पुल द ब्लॉक। एंगल जानने के बाद
हम एक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो एक चीज मैं आपको पंच लाइन बता रहा हूँ फ्रिक्शन की। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये एंगल्स हम तभी निकाल सकते हैं ना जब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। बिल्कुल 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 उसी टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में एंगल ऑफ रिपोज में, एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल होता है जिस इंस्टेंट में वो स्लिप करने वाला है, और जिस इंस्टेंट में जब वो स्लिप करने वाला होगा तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो लिमिटेड है ना, कि उस इंस्टेंट में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, जैसे कि आपका लिमिटेड। तो उस टाइम जो एंगल होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका एंगल एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग में जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ रिपोज, और एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग में लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। अदरवाइज तो स्टैटिक होता है, स्टैटिक को इससे कोई मतलब नहीं होता है, स्टैटिक तो हमेशा इसके इक्वल है जो भी अप्लाइड फोर्स हो। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल ए ब्लॉक, या हम ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए ब्लॉक, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड राइट टू पुल ए ब्लॉक। कोई भी अगर ब्लॉक है तो उसको पुल करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है, और बाद में हम क्वेश्चन का केस ले लेंगे। तो जैसे मैंने आपसे सिंपल से ये बोला कि ये कोई रफ सरफेस है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, ब्लॉक का मास सपोज 10 kg है ना, ब्लॉक का मास कितना है कि आपका 10 kg, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 4/5 है ना। देखो एक ही वैल्यू दी हुई है, मतलब स्टैटिक काइनेटिक हम सेम ही ले लेंगे। अब हम यहाँ पे कोई फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, जैसे कि आपको कोई फोर्स किसी एंगल पे, और ये एंगल फिक्स है सपोज 37 डिग्री है ना, ये एंगल क्या है, जैसे कि आपका 37 डिग्री है। तो आपको ये निकालना है कि इसको अगर मुझे जस्ट स्लाइड करना है तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आपका आंसर। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द ब्लॉक, है ना, एफ कितना होगा ताकि स्लिप करने लगे, ये आपको निकालना है। कैलकुलेट करके आंसर बताओ क्या आता है। नहीं ये नहीं है बेटा आंसर, ठीक से कैलकुलेट कर लो एकदम। हाँ बिल्कुल आरुषि आप सही बोल रहे हो कि जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा तभी इस एंगल को हम निकालेंगे, उसकी डेफिनेशन में लिमिटिंग है ना। तो आपको ये निकालना है फोर्स रिक्वायर्ड टू, इसको मिनिमम वर्ड मत लगाओ, आप ये लगा लो फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल ए ब्लॉक, जस्ट अगर इसको पुल करना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड, एफ की कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। एंगल फिक्स है, एंगल जो है वो क्या है, जैसे कि आपका फिक्स। तो जस्ट का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन लाइन। हाँ भव्य और आंसर इज करेक्ट, बहुत सारे आंसर आ गए, मिनी आंसर है इसका, भव्य और आंसर इज करेक्ट। हाँ भव्य का ही लेकिन आंसर सही है, इसके अलावा किसी का नहीं है। पता नहीं सब लोग कुछ गलत आंसर निकाल रहे हैं, सब लोग कुछ गलत आंसर निकाल रहे हैं। गर्व अब आपका आंसर सही है, गर्व और भव्य और आंसर इज करेक्ट। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, अभी तक मेरे को दो ही आंसर सही नहीं है, दो आंसर सही है ना। मैं बताता हूँ, देखो क्या है ना कि इसलिए वो ना आप वो नहीं कर पा रहे थे, इसमें ध्यान रखो
हमेशा जब हम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करते हैं तो बी केयरफुल अबाउट द नॉर्मल फोर्स, है ना। फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा जो गलती होती है ना वो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेशन में, है ना। भाई आप हमेशा ध्यान रखना केयरफुल अबाउट नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। जब आप नॉर्मल फोर्स निकालोगे तो एकदम केयरफुली निकालना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन ये था कितना हम फोर्स लगाएंगे ताकि जस्ट आगे चला जाए, है ना। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब तो चले ही जाएगा, कि मिनिमम कितने फोर्स लगाने में यहाँ पे जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो। तो आप क्या करोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो आप यहाँ पे 100 ले लोगे, वेट इसका 100 हो गया, है ना। और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा और यहाँ से एक एफ का कंपोनेंट आ जाएगा, एफ का कंपोनेंट हो जाएगा एफ cos 37 जो कि इसको आगे ले जाना चाहता है, और यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा एफ sin 37। तो एफ cos 37 है तो उसको स्लाइड करना चाहता है, इसको स्लाइड करने वाला अप्लाइड फोर्स एफ cos 37 ही तो है। और जब ये एफ cos 37 है ना, जो अप्लाइड फोर्स है, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तभी तो ये स्लिप करेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर स्लिपिंग, यही जो है दिस इज द कंडीशन फॉर स्लिपिंग, कंडीशन फॉर स्लिपिंग। भाई ये स्लिप करना तब स्टार्ट करेगा जो अप्लाइड फोर्स से ग्रेटर देन इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए, हाँ, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे लगेगा, सर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा ये इक्वल होगा तो जस्ट वर्ड यूज हुआ है, जस्ट वर्ड यूज हुआ है मतलब इक्वालिटीज ले लेंगे, यहाँ पे एफ एल आ गया, यहाँ से हम बोलेंगे कंडीशन ये हो जाएगी कि जब भी एफ cos 37 की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगी तब ये स्लिप कर जाएगा। इससे अगर कम होगी तब तो स्टेशनरी हो जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है चली जाएगी, लेकिन जस्ट वर्ड यूज हुआ मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट गलती करते हैं कि भाई यहाँ पे आप लिखते हो एफ cos 37 इक्वल टू एफ एल की वैल्यू म्यू इंटू एन, है ना। तो यहाँ पे एन गड़बड़ पुट करते हैं, एन वो लेते हैं 100 न्यूटन, वो गलत है ना। एन यहाँ पे 100 न्यूटन थोड़ी होगा, इस केस में एन विल नॉट बी इक्वल टू द 100 न्यूटन। ऐसा नहीं कि वेट की इक्वल एन होता है, हाँ ये एफ sin 37 भी तो आएगा, सारे फोर्सेस बैलेंस करके नॉर्मल की वैल्यू आएगी, एन भी ऊपर लग रहा है एफ sin 37 भी ऊपर लग रहा है, दोनों मिलके इसके वेट को बैलेंस, तो इसमें गड़बड़ हो जाती है कि अगर हम एन को निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एन प्लस एफ sin 37, इन दोनों का सम जो होगा ये 100 के इक्वल, यहाँ से एन की वैल्यू जो आएगी वो 100 नहीं 100 माइनस एफ sin 37, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या 100 के इक्वल ही होगा। हमेशा ऐसा नहीं कि एन की वैल्यू mg cos थीटा हम ले लेंगे इंक्लाइन प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे mg ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो जो ही फोर्सेस बैलेंस करके आता है वो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। अब इस वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, यहाँ से आपका आ गया f cos 37 इक्वल टू म्यू इंटू 100 माइनस एफ साइन, है ना। इस f वाले को इधर ले जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा f cos 37 प्लस म्यू इंटू साइन 37 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा म्यू इंटू, यहां से f की वैल्यू आएगी, f की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी म्यू इंटू 100 बाई cos 37 प्लस म्यू इंटू साइन। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, म्यू आपको 4/5 दिया हुआ, तो जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना तो 62.5 न्यूटन, चेक करो। तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक, कितना फोर्स मिनिमम लगाएंगे तो ये आगे चला जाएगा, तो 62.5 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो पता नहीं आपके आंसर कैसे आ रहे थे, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब हमेशा फ्रिक्शन के क्वेश्चन में ना केयरफुल अबाउट द नॉर्मल फोर्स, है ना। नॉर्मल फोर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो केयरफुली करना होता है ना, जल्दबाजी में एमजी नहीं ले लेते। So this is the force required to just pull the block, इस ब्लॉक को पुल करने के लिए इतने अमाउंट का क्या रिक्वायर्ड होगा, फोर्स रिक्वायर्ड। तो 62.5 इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही इसी में
हम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश ए ब्लॉक करते हैं, पुल की बजाय इसी में हमें पुशिंग वर्ड लगाना है, जस्ट पुश द ब्लॉक, है ना कि भाई सेम क्वेश्चन है, अब हम इसको पुल नहीं कर रहे हैं बल्कि पुश कर रहे हैं, है ना। किस तरह से आपका कोई सरफेस है रफ, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम इस तरह से कोई फोर्स लगा रहे हैं, है ना। एंगल हमने फिक्स किया हुआ, फोर्स वेरिएबल एंगल हमने कितना फिक्स किया हुआ है, फिक्स किया हुआ 37, ये 10 है केजी, राइट। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगेन जो है वो 455, है ना। तो आपको ये बताना व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश द ब्लॉक, कितना सर, लेगा, ऊपर की तरफ कॉस लग जाएगा ना लास्ट में, हाँ ऊपर की तरफ कॉस लगेगा ना सर इसमें, इसमें, ये जो आपने पुश वाला केस बनाया ना, हाँ हाँ ऊपर एफ कॉस 37। हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ लग जाएगा, यस सर। एफ साइन 37 होगा ऊपर में, जब हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ तो अभी भी एफ कॉस 37 ही होगा, जहां से एंगल बनता है वहां पे कॉस कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये एफ साइन 37, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि पहले एफ साइन 37 ऊपर की तरफ था, अब एफ साइन 37 नीचे की तरफ था, तो नॉर्मल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, चेंज, बाकी सारी चीज तो सेम ही है, 100 नॉर्मल एंड यहाँ पे जो फ्रिक्शन लेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि जस्ट पुश द ब्लॉक फॉरवर्ड में। केयरफुल अबाउट द फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स, ये मत लिखो आप इसमें भाई, ये मत लिखो, मतलब फ्रिक्शन में जब हम करते हैं ना, इसको हटा देना, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश द ब्लॉक, वो मैंने ये लिखा था कि भाई जब आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हो ना, तो नॉर्मल फोर्स केयरफुली कैलकुलेट करना चाहिए, उसी में गलती होती है। आप सही है रमेश, आपका आंसर है ना, आप सही आंसर, सही है, देखो सबका सही आ गया, है ना। आदित्य जोशी इज करेक्ट आंसर, बहुत लोगों के सही है। नहीं वो आप क्वेश्चन में एंगल पे दिया हुआ है तो एंगल ही में लेना पड़ेगा, है ना। आप किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली पुश करना होगा, इस केस में 37 डिग्री एंगल फिक्स किया हुआ, भव्या सही आपका आंसर, निहाल सही आंसर है, इस केस में एंगल 37 दिया हुआ है, किसी केस में 0 भी हो सकता है। रमेश सही आंसर है, यथार्थ सही है, आयशी सही है, अदिति सही है, गर्व सही है, पीयूष पढ़ना सही है, सुहाना सही है, एकाग्र सही है, सही है आंसर, है ना, सही बता रहे हो, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। इसमें आप समझ गए ना कि नॉर्मल फोर्स सही से निकालना चाहिए था, कि आपको नॉर्मल फोर्स जो है ना सही से कैलकुलेट करना चाहिए। और देखो इसमें वही चीज होगा कि आगे तब मूव करेगा क्योंकि एफ कॉस 37 है तो उसको आगे जा रहा है, तो आगे तब मूव करेगा जब एफ कॉस 37 डिग्री की वैल्यू इक्वल हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मींस म्यू इनटू एन। अब जो एन की वैल्यू यहाँ पे होगी, अब ध्यान रखना, ये एफ साइन 37 अब नीचे लग रहा है और 100 में नीचे लग रहा है, इन दोनों का एन बैलेंस करें, मतलब एन इस केस में ज्यादा होगा 100 प्लस एफ साइन 37, है ना। इस केस में एन जो था वो 100 माइनस एफ साइन 37, क्योंकि उसका एरो ऊपर की तरफ, इस केस में नॉर्मल जा रहा है ना। अब इसकी वैल्यूज को आप पुट कर दें यहाँ पे, और जब पुट करोगे तो एफ की वैल्यू जो आएगी वो 250 न्यूटन आएगी, है ना। एफ की वैल्यू कितनी आएगी, इसलिए आपकी 250। और देखो पुल करने के लिए कम फोर्स चाहिए, पुल करने के लिए सेम एंगल सेम सिचुएशन में सिर्फ 62.5 न्यूटन चाहिए, पुश में ज्यादा फोर्स चाहिए, तो इसलिए हम बोलते हैं कि पुशिंग रिक्वायर्ड मोर फोर्स देन पुलिंग, हाँ। तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं, सेम सिचुएशन में पुशिंग रिक्वायर्ड more force
देन पुलिंग। हाँ, जब ये किसी एंगल पे फोर्स लगे तब, हॉरिजॉन्टल लगे तब नहीं, है ना, कि पुशिंग रिक्वायर्ड मोर फोर्स देन पुलिंग, है ना, ये फोर्स एक्ट एट सम एंगल, ये फोर्स एक्ट एट सम एंगल। जब किसी एंगल पे फोर्स एक्ट करेगा तो पुशिंग में ज्यादा फोर्स की जरूरत है एज कंपेयर टू द पुलिंग। क्यों पड़ेगी आपको बताइए? नॉर्मल की वजह से, क्योंकि पुलिंग के केस में नॉर्मल कम होगा, नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम होगा, और पुशिंग में नॉर्मल ज्यादा होगा, नॉर्मल ज्यादा होगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होने का मतलब वही है कि ज्यादा फोर्स लगा के उसको पुश या पुल करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, कि किसी एंगल पे अगर फोर्स लगे तो पुशिंग में जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका ज्यादा होता है। कई लोगों ने सही आंसर भेजे थे। नहीं, ऐसा तो किसी ने बोला पुशिंग इजियर देन पुलिंग होती है, पुशिंग ज्यादा टफ होती है, पुशिंग इज टफ, पुशिंग जो होती है ज्यादा मुश्किल होती है। आयशा, सही आपका आंसर। pushing requires more force than pulling if force acts at some angle। अब ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसमें क्या किया था मैंने, ये एंगल फिक्स किया हुआ है ना, सब चीजें दी हुई थी, आपको एंगल फिक्स था, आपको एफ निकालना है। अब एक क्वेश्चन और आता है जो कि जस्ट एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है ना, वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना, मैं ड्राइव कर दूंगा, है ना। इसमें ऐसा है कि आप क्या करते हो, ये कोई ब्लॉक लेते हो ऐसे, इस तरह से एम मास का आपने ब्लॉक ले लिया, ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यूस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ, म्यूस दिया हुआ। यहाँ पे हम कोई फोर्स लगाते हैं एट सम एंगल थीटा, यहाँ पे हम कोई फोर्स लगाते हैं एट सम एंगल थीटा, एंड थीटा इज वेरिएबल, थीटा आप कोई भी चूज कर सकते हैं, थीटा इसमें फिक्स नहीं है, बल्कि थीटा क्या है बेसिकली आपका वेरिएबल है ना, इसमें थीटा इसमें फिक्स नहीं किया हुआ है, बल्कि थीटा क्या है बेसिकली आपका वेरिएबल है। जैसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो थीटा फिक्स था, थीटा वेरिएबल। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, सो दैट राइट फोर्स required to just pull the block is minimum। ये आपका क्वेश्चन कि भाई थीटा की हम क्या वैल्यू चूज करें ताकि जो फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द ब्लॉक क्या हो, बेसिकली आपका मिनिमम, कि मिनिमम फोर्स से हम इसको पुल से कर सके, है ना, कि भाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल एट सर्टेन एंगल की हम बात कर रहे हैं, सर्टेन एंगल की बात कर रहे हैं, है ना, कि भाई इसमें हॉरिजॉन्टली में नहीं। थीटा अगर वेरिएबल है तो हम थीटा कितना ले लेंगे ताकि जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो मिनिमम, तो जस्ट पुल द ब्लॉक, भाई थीटा आपकी मर्जी, आप ऐसे ले लो, 0 ले लो, थीटा 45 ले लो, 37 कुछ भी ले सकते हो, कितना एंगल लेंगे ताकि इसको पुल करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम हो जाए। पहले हम निकालेंगे तो पुल करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होगी कितनी, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, पहले तो आप मिनिमम तो बाद में करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड। तो फोर्स रिक्वायर्ड तो अभी जैसे आप कर रहे थे वैसे करेंगे, एफ को रिजॉल्व कर दो, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो एफ cos थीटा आ जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा कि आपका एफ sin थीटा, भाई डाउनवर्ड लग जाएगा, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डी1 तो आपको पता है फोर्स जब ये तभी मूव करेगा जब एफ cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यूएस इनटू एन, और इस केस में आपको पता है अगेन वही है, एन एम जी के इक्वल थोड़ी होगा, एफ sin थीटा भी तो है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एफ cos थीटा होगा ये इक्वल हो जाएगा म्यूएस इनटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस एफ sin है ना। इसको सॉल्व करके फोर्स रिक्वायर्ड आ जाएगा, ये सेम चीज आ जाएगी, ये सेम चीज आ जाएगी जो पहले आपने किया, हाँ, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको पुल करने के लिए एफ की वैल्यू वो आपकी आ जाएगी म्यूएस इनटू एन,
है ना, बाई यहाँ पे आ जाएगा चलिए आपका, है ना, cos थीटा प्लस म्यू एस इंटू साइन, है ना। तो इतना फोर्स अगर हम लगाएंगे थीटा एंगल पे तो ये जस्ट ये मूव कर जाएगा। और देखो इसमें वेरिएबल क्या है, बाय म्यू एस तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, फिक्स है, वेट भी फिक्स है, थीटा ही तो वेरिएबल है। तो आपको यही तो निकालना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए एफ मिनिमम, what value of the theta f should be minimum, ये तो निकालना है। आपसे ये तो पूछा गया था कि थीटा हम कितना चूज करें ताकि फोर्स रिक्वायर्ड मिनिमम हो। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं ना कि हम ऐसे रेसिप्रोकल वाले को हटा देते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं लेट y इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू एस sin, है ना। तो आपको पता है कि जब हम यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि भाई जिस थीटा पे, है ना, कोई थीटा की वैल्यू हम चूज करेंगे, अगर जिस थीटा पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कि ऐसा हम थीटा चूज कर लें जिसमें कि y मैक्सिमम हो जाए, तो जब y मैक्सिमम होगा तो f मिनिमम हो जाएगा, ठीक होगा। भाई इस चीज को आपने y चूज कर लिया है, तो जब ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी तो फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा, उसके लिए आपका मिनिमम। मतलब आपका क्वेश्चन ये आ गया, यहाँ पे y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू पे y की वैल्यू मैक्सिमम, ये तो हम डिफरेंशिएशन में जानते हैं। लेकिन मुझे ये निकालना है कि थीटा की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट dy बाय dt, हाँ। और जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो cos का कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस इनटू साइन थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, और हम जीरो पुट कर देंगे। डेरिवेटिव का क्या पड़ा, आपको ये तो निकालना है y अगर थीटा का फंक्शन हो तो थीटा की किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम है, तो dy बाय dt आप जीरो पुट कर दो। तो जैसे हम थीटा यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे आपके tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। जैसे हम ये पुट करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबकी आपकी म्यू एस है, हाँ। मतलब ये हो गया कि थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, tan इनवर्स में, या तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई थीटा वेरिएबल है, कुछ भी थीटा आप ले सकते हैं, तो कितने थीटा पे हम फोर्स अप्लाई करें ताकि मिनिमम फोर्स से फुल हो जाए, तो वो जो थीटा होगा वो आपने निकालना है, कि वो जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, सकते आपका tan इनवर्स म्यू, वो जो थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी tan इनवर्स म्यू, है ना। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इतना एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम फोर्स से इसको हम पुश कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि वो मिनिमम फोर्स होगा कितना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम फोर्स, वो भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि वो मिनिमम फोर्स होगा कितना, वो यहाँ से आ जाएगा, है ना, कि जो भी आपने थीटा की वैल्यू लिखी है, ये निकाली है, इसको आप यहाँ पुट कर दो, है ना, कि जो भी आपने थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके आपका पुट कर देंगे, राइट। तो चेक करो, देखो क्या है आपका आंसर, dy बाय d थीटा 0 क्यों हुआ, तो ये आपने कैलकुलस पढ़ा है क्या, मैं पढ़ा हुआ पर ये नहीं पता मुझे। ये नहीं पता तो फिर नहीं कर सकते ना बेटा। कौन से बैच के स्टूडेंट हो, सर न्यूएस्ट बैच। नहीं हुए मतलब बैच 3 में जिसमें बैकअप चल रहा है, यस सर, हाँ तो फिर अभी आप पढ़ोगे एक क्लास कैलकुलस की जो अगली होगी ना, कैलकुलस अटेंड किया हुआ है सर पूरा। वो डेरिवेटिव होता है बेटा, ऐसा क्यों, y एज फंक्शन ऑफ अगर थीटा है तो थीटा की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम निकालना है, तो dy बाय dt का तो कॉन्सेप्ट होता है, जो पढ़ेंगे dy बाय dt थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा का, ये पढ़ लोगे, है ना। अब आप ये थीटा की वैल्यू पुट करके f मिनिमम कितना होगा वो निकालो, व्हाट इज द वैल्यू होता है f मिनिमम, मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, इसको अगर मुझे जस्ट आपको मूव करना है, व्हाट इज द f मिनिमम इज, f मिनिमम की वैल्यू कितनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द f मिनिमम, चेक करो जरा f मिनिमम की वैल्यू क्या है, म्यू के टर्म्स में ऑब्वियसली बात है, f की मिनिमम की वैल्यू
म्यू पे ट्रांसफर है, क्योंकि आपने बोला एफ रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, ये होता है म्यू एस एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू एस इनटू साइन। आपने ये बोल लिया कि जब tan थीटा की वैल्यू म्यू एस होगी तो मिनिमम फोर्स होगा, तो आपको निकालना मिनिमम फोर्स होगा, दैट्स द वैल्यू ऑफ द मिनिमम। एक बार कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। आप इसमें cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, है ना। इसमें आप किस चीज की वैल्यू पुट कर दोगे, sin थीटा cos थीटा। आपको पता है tan थीटा म्यू एस है, यहाँ पे ध्यान रखना स्टेप कई बार यूज होगा। आपने बोला tan थीटा म्यू एस होना चाहिए, tan थीटा म्यू एस है तो tan थीटा इक्वल टू म्यू एस बाय 1 ले सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो कि अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेसिक होता है, तो म्यू एस बाय 1 हो जाएगा। और अगर ये म्यू एस बाय 1 होगा तो ये जो चीज होगी हाइपोटेनस आ जाएगी, 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर होगा। तो देखो एफ मिनिमम में म्यू एस इनटू एमजी को वैसे छोड़ दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द cos थीटा? cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आपका हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस प्लस म्यू एस, है ना, इनटू sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इनटू म्यू एस बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। इसको सिंपलीफाई करके व्हाट आंसर इज हियर, है ना। इसको सिंपलीफाई करके व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मिनिमम फोर्स कितने से हम इसको पुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आ जाएगा इस केस के आंसर, है ना। इस केस में जो मिनिमम फोर्स आएगा तो आपका आ जाएगा म्यू एस एम जी बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस। तो कंप्लीट आंसर आ गया कि अगर आप इतने एंगल पे फोर्स लगाओगे तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। इस एंगल को यहाँ पुट करके जो मिनिमम फोर्स की वैल्यू आएगी वो म्यू एस एम जी बाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस। ये थोड़ा किस तरह से समझ। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं आपसे, है ना। सही है, सही है। आज जो मैंने आंसर लिखा है उस फॉर्म में ले आओ, कई फॉर्म हो सकते हैं इससे, है ना। तो इस फॉर्म में ले आओ, इस फॉर्म में देखो कोई गलती तो नहीं है ना, मैंने कोई गलती तो नहीं की, कुछ भी नहीं की। tan थीटा म्यू एस था तो इस ट्रायंगल बना लिया और ट्रायंगल sin cos की वैल्यू पुट कर दी और थोड़ा रेशनलाइज किया तो ये आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर, ये मिनिमम फोर्स होता है। इसको समझ, ये आपका वैसे आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट ये जो फाइनल आंसर आया है मिनिमम का, इसको आप एमजी sin थीटा भी ले सकते हैं अगर थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि म्यू एस बाई ये वाला टर्म sin थीटा ही तो होता है, म्यू एस बाई दिस sin थीटा ही होता है, तो इसको आप एमजी sin थीटा भी ले सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा अच्छा क्योंकि आपके क्वेश्चन में म्यू एस ही दिया, लेकिन अदरवाइज हम इसको एमजी sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि म्यू एस बाई अंडर रूट ऑफ दिस sin थीटा ही होता है इस केस में। तो इसी तरह से आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और हमेशा केयरफुल अबाउट द नॉर्मल फोर्स। कई बार जो मिस्टेक्स होती है वो नॉर्मल फोर्स की वजह से होती है। दो जगह मिस्टेक होती है, एक तो ये नहीं पता होता कि फ्रिक्शन लेना कौन सा है, स्टैटिक लेना है, काइनेटिक लेना है, लिमिटिंग लेना है। उसके लिए सिंपल सा है कि जब भी वर्ड में यूज किया गया कि ये स्लिप नहीं कर रहा है रेस्ट पे, तो स्टैटिक है। जब भी जस्ट वर्ड आ गया, जस्ट एट द वर्ड्स ऑफ मूविंग या जस्ट रेस्ट है, तो लिमिटिंग। एक्चुअल कोई चीज मूव कर रही है, स्लिप कर रही है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन होगा, एक तो इसमें गलती होती है, दूसरा नॉर्मल निकालने में गड़बड़। नॉर्मल फोर्स निकालने में स्टूडेंट्स को क्या होती है, मुश्किल होती है। तो नॉर्मल फोर्स बहुत केयरफुली निकालना चाहिए। जिस सरफेस में हम फ्रिक्शन निकाल रहे हैं वहां का नॉर्मल, कोई चीज याद मत करके चलो कि बेटी हो, जो वहां पे नॉर्मल है, जो कैलकुलेट फोर्स को बैलेंस करके आ रहा है, वो नॉर्मल आपको यूज करना है। जस्ट मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आपकी ये कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, आंसर सही होना चाहिए। अभी टाइमिंग्स की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस। टाइमिंग्स तो एक बार जैसे आप करोगे दोबारा फिर से इसको करोगे ना
कोई भी चैप्टर पहली बार पढ़ने में टफ होता है, किसी चीज को दोबारा आप जब रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा तो बड़ी आसान चीज है। पहली बार थोड़ा सा ग्रास्पिंग स्लो करनी चाहिए, है ना, पूरी चीजें कंसेप्चुअली समझ के चलनी है। ये हम कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपसे। फाइंड आउट फोर्स वॉल एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक का मास 5 kg है। ये पता नहीं बेटा, अगर ये मुझे नहीं पता, तो आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि रेस्ट में है या नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। ट्वेंटी 25/6। बेटा बोलो मत, मैसेज कर दो आंसर। मैं अगर सही होगा तो आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा सही, मैसेज कर दो। 5 kg मास है, म्यू की वैल्यू 0.5। एक वॉल से लगा के रखा है हमने इसे। अभी तक एक भी आंसर अभी सही नहीं आया। गर्व सही आंसर है। गर्व सही आंसर। आदित्य जोशी सही है। हाँ ये सही बोला इन्होंने, बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना आप। ये 5 kg नहीं है, दिस इज 0.5 kg। ब्लॉक का मास जो है ना 0.5 kg, सही बोल रहा हूँ। है ना, थोड़ा सा कलेक्ट कर लो, इसलिए आपका आंसर कुछ लोगों के सही नहीं आया। मास इज 0.5 kg, 5 kg नहीं। मास इज 0.5 kg, उसमें करेक्शन कर लेना। Yes. है ना, 0.5 kg मास, 5 kg नहीं। मैंने स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ यहाँ। ये जो मास है ना, ये 0.5 kg, एक्चुअली 5 न्यूटन वेट है। अब आप सॉल्व करें, सही बोला था 5 न्यूटन एक्चुअली वेट दिया। अब आ जाएगा आपका आंसर। सर आप बोलो। सर मैंने क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन करी थी, तो फिर मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा छूट गया था। कौन से बैच के आप अच्छे हो? सर बैच 2। बैच 2। हाँ, वो तो स्टार्टिंग में मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह ही बताया था, वो रिकॉर्डिंग आप देख लेना बाद में। ओके सर। अभी तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं, पिछले लेक्चर के ऊपर बेस दिए, पिछले लेक्चर यस के ऊपर सर, ही। यस सर।
बाकी वो लेक्चर वो देख लेना रिकॉर्ड। ये 0.5 kg हाँ वानी, योर आंसर इज करेक्ट। काफी लोगों के आंसर सही हैं, है ना। वानी, योर आंसर इज करेक्ट। और पहले जो आंसर सही थे, अनिरुद्ध, योर आंसर इज करेक्ट। भव्य, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। एंड पहले मैंने गर्व का तो बता ही दिया था। अदिति जोशी, योर आंसर इज करेक्ट। एंड गर्व, योर आंसर इज करेक्ट। देखो एक्चुअली में ना, आप ध्यान देना कि क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो कोई भी फ्रिक्शन होता है ना, मैंने बोला कि एक वॉल थी, इससे मैंने पुश करके इस ब्लॉक को रखा हुआ, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है कि नीचे स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जस्ट फॉर की उसकी है, वो चेक करना पड़ेगा। तो आप देखो इस केस में जो अप्लाइड फोर्स है वो तो सिर्फ 5 न्यूटन है। अप्लाइड फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। आपको पता है कि वेट पीछे लग रहा है 5, एक यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, और नॉर्मल ये 12 को बैलेंस करेगा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे 12 न्यूटन है। नॉर्मल फोर्स कितने जगह से किया? आपके 12 न्यूटन। तो हम निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कितना। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये आपका म्यूएस इंटू एन होता है। म्यू 0.5 है एंड नॉर्मल की वैल्यू 12, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन। तो आप देखो अप्लाइड फोर्स जो इसको नीचे ले जाना चाहता है वो सिर्फ 5 न्यूटन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके 6 न्यूटन है। तो मतलब अप्लाइड फोर्स जो है लेस देन लिमिटिंग, तो मतलब ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा, रेस्ट पे। और जब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तब मुझे पता चला, ये चेक करने के बाद। पहले नहीं पता था कि फ्रिक्शन कौन सा लगेगा यहाँ पे, स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग क्या लगेगा। भाई जैसे मुझे पता लगा कि एफ इज लेस देन एफएल है, रेस्ट पे है, तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इसके इक्वल थोड़ी होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो हम बोलेंगे इस केस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो तो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, मतलब ये 5 न्यूटन के इक्वल होगा। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा और वो 5 न्यूटन के इक्वल होगा। अब देखो, अब वर्ड क्या पूछा गया है इसने कि ये जो वॉल है ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लगा है। और ध्यान रखना कि जैसे ये वॉल है, ये आपकी ब्लॉक, तो ब्लॉक के ऊपर आपने एक फोर्स 12 न्यूटन लगाया, ये तो हमने लगाया है। वेट ग्रेविटेशन वो लगा रही है, अर्थ लगा रही है 5 न्यूटन। ये वॉल इसके ऊपर दो फोर्स लगा रही है ना, एक तो नॉर्मल लगा रही है और एक ये फ्रिक्शन लगा रही है। मतलब ये जब पूछ रहे हैं ना कि कितना टोटल फोर्स लगा रही है, मतलब वो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात है। और टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स आपको होता है रूट हो जाता है एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। भाई एन और एफ का रिजल्टेंट आपको पता है, तो एन की वैल्यू आपको पता है। एन की वैल्यू जो है वो 5 स्क्वायर होगी, सॉरी 12 स्क्वायर, और फ्रिक्शन 5 न्यूटन 5 स्क्वायर। इसका आंसर 13। हाँ, ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो जाएगा सभी आपका 13। तो निकालेंगे रिजल्टेंट क्यों निकाला है? रिजल्टेंट, क्योंकि दो फोर्स लगा रही है ना बॉल इसके ऊपर, एक तो नॉर्मल लगाई रही है, एक फ्रिक्शन पे लगा रही है। तो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा ना। तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यही फोर्स होगा। ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसलिए बोला था कि वॉल टोटल फोर्स कितना लगा रही है, तो टोटल फोर्स दो सरफेस के बीच में जो होता है वो आर होता है।
सिर्फ ये नहीं होता है, आर और एफ का क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ये ध्यान रखना। तो 30 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो आएगा वो 30 न्यूटन आ जाएगा। अब सही आ जाएगा। हाँ आयशा सही है। हाँ बेटा ये तो बाद में होगा आपके बैच में, ये टॉपिक अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। तो मैंने पहले ही बोला था आपसे, बैच 3 में ये टॉपिक बाद में होगा, है ना। हाँ अर्णव कुशवाहा सही आंसर 30 न्यूटन, बिल्कुल सही। सर इससे पहले सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है ना? इससे पहले फ्रिक्शन का एक लेक्चर हुआ या करें। चलो इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 लेक्चर में ही खत्म हो जाता है, इसके बाद एक लेक्चर अभी और होगा। फ्रिक्शन में हमेशा 3 लेक्चर लगते हैं, बहुत लंबा टॉपिक नहीं होता है। लॉज ऑफ मोशन ही एक्सटेंड होती है ना, 3 लेक्चर में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर सकते हैं। इसको जरा करो, चेक करो। Sir, please repeat one time. Find the extension of block. इधर बीच में बात नहीं करो, माइक ऑन ऑफ कर दो अपना। आंसर रमेश आपका। ओह बहुत सारे आंसर आ गए। यथार्थ सही है आपका आंसर। वाणी सही है आपका आंसर। गर्व सही है आपका आंसर। बेटा वीडियो किसी ने ऑन की हो ऑफ कर दो। भव्या सही है आपका आंसर। किसी ने वीडियो ऑन कर रखी हो ऑफ कर दो उसे आप।
सर समझ नहीं आ रहा। आगे आगे हाँ कह रहे, ये आंसर नहीं बेटा जो आप भेज रहे हो, आपका आंसर ये सही नहीं है। नॉर्मल फोर्स सही से निकालो, मेन चीज है नॉर्मल फोर्स ही सही से निकालना होता है। कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स केयरफुली। एक बार नॉर्मल फोर्स अगर आप सही से निकाल दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आरसी इसमें तो नॉर्मल का उतना नहीं है, इसमें तो एक ही एन का एफ का कंपोनेंट ही होगा, एफ का क्या होगा कंपोनेंट ही होगा। इसका आंसर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। वॉल के साथ ऊपर कितना, फिर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन जो होगा वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है तनिष्क, आपका आंसर सही। तो आप देखो आपका आंसर सही है ना, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना है आपने, इस एफ को रिजॉल्व कर दो। तो एफ का ये तो ये कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, और एक कंपोनेंट आप ले लो, ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये तो cos 37, और ये हो जाएगा 75 sin 37। वेट 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, और यहां से एक नॉर्मल फोर्स, है ना। तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि इस केस में व्हाट इज द नेट अप्लाइड फोर्स। भाई इस केस में नेट अप्लाइड फोर्स है क्या, व्हाट इज द नेट अप्लाइड फोर्स। नेट फोर्स नहीं, नेट अप्लाइड फोर्स। तो 75 sin 37 ऊपर है, 100 नीचे, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, वैसे कि आपका 75 इंटू साइन 37 आपका 3/5 है ना। ये कितना हो जाएगा, आपका 3/5 आ जाएगा। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मैंने जस्ट ऊपर लिख लिया है, 20 आंसर को आना है। तो आप देखो नेट अप्लाइड फोर्स जो होगा वो 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा आ जाएगा ना, 10 सॉरी 1 kg। अच्छा 1 kg 10 होगा ना सिंपल, ये 10 न्यूटन होगा। आप सही है, तो आप सही है, अपवर्ड ही होगा। तो आपका आ गया 75 sin 37 आपका हो जाएगा 75 इंटू 3/5, है ना, -10। तो आपको तो ये आपका हो जाएगा देखिए आपका 45 -10 मींस ये आपका 35 न्यूटन। नेट अप्लाइड फोर्स 35 न्यूटन। एंड व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू तो 1/4 है, एंड नॉर्मल की जो वैल्यू है वो 75 cos 37, ये आपका हो गया 1/4 इंटू 75 इंटू 4/5, 4 कैंसिल, ये आपका 15 है। हाँ तो आप तो देखो केस क्या आ गया, नेट अप्लाइड फोर्स एफ जो है वो 35 न्यूटन है ऊपर कितना, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 15 है, मतलब एफ विल बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर एफ की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी, ये इस वॉल के ऊपर क्या करेगा, स्लिप करेगा, और जब स्लिप करेगा तो ऊपर जाएगा सर। ये तो आपको निकालना है कितने एक्सेशन से ऊपर जा रहा है, और जब ये स्लिप करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा। सर sin 37 3/5 है। sin 37 3/5 होता है ना। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे कि आपकी 3/5 और cos 37 4/5। तो जैसे आप इसको अप्लाई करोगे यहाँ पे, इसके ऊपर एक एफ के डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन क्योंकि म्यू एक ही दिया हुआ है तो जो लिमिटिंग होगा और काइनेटिक होंगे वो क्या होंगे, जैसे कि आपके सेम। अब आप एक्सप्रेशन निकालो, और देखो एक्सप्रेशन जब आप निकालोगे
तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ये 45, नीचे एक टन लग गया और एक फ्रिक्शन भी लग गया, ये भी जो होगा ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, चलिए आपके 15 माइनस 75 37 ऊपर लग रहा है, 10 भी नीचे लग रहा है, 50 भी नीचे लग रहा है, डिवाइड बाय मास, मास होगा है ना। जैसे हम सॉल्व करेंगे आपका 20 मीटर। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, एक में रेस्ट पे था, एक में स्लिप करके ऊपर जाए, तो आपको चेक करना होगा, आपको पता कब चला स्लिपिंग का, यहाँ से तो नेट अप्लाइड फोर्स जो इसको ऊपर लेना चाहता है वो इतना है, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इतना है, अगर इससे ज्यादा है तो स्लिप करके ऊपर with some extension, वो एक्सटेंशन निकालें है ना, दूसरा सेम टेम्पलेट एकदम बढ़िया से इसको सॉल्व करना होता है, पूरा डायग्राम वगैरह अच्छे से बना है ना। हाँ 10 न्यूटन वेट होगा, बिल्कुल सही। अनिरुद्ध आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर तो फिर उस फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे ना टोटल फोर्स के लिए। हाँ टोटल फोर्स के लिए 35 से फ्रिक्शन को माइनस तो किया है यहाँ पे, 45 ऊपर था, 10 नीचे था, फ्रिक्शन माइनस था, जो नेट फोर्स था 35 से फ्रिक्शन को माइनस किया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास तो 1 kg है ना, मास का बेसिकली आपका 1 kg। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। वन मोर कोर्स क्लास विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वीक में आपका ये पूरी मॉड्यूल खत्म हो जाएगी, बैच 1 बैच 3 के लिए। अगला चैप्टर मॉड्यूल आपकी अभी बताते हैं, वो बताऊंगा मैं आपको, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी मॉड्यूल आपको अभी मॉड्यूल 1 सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। आज के लेक्चर के बाद भी आप कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में तो सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी, कुछ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस होगी, ब्लॉक ओवर ब्लॉक वगैरह जो होते हैं ना, 3-4 ब्लॉक जो रखे होते हैं एक के ऊपर एक, वो क्वेश्चन से खाली होंगे। थ्योरेटिकली तो हम सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ ऋषि एग्जाम है, कोई बात नहीं बेटा, जैसे टाइम मिले उसके हिसाब से करो, जैसा आपको टाइम परमिट करता है ना वैसे किया। आपके 3 मॉड्यूल होते हैं, 3 में से एक खत्म हो गया मॉड्यूल 1। न्यू दिया हुआ है, ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा दिखाऊंगा। ऑल 3 मॉड्यूल जनवरी एंड तक, जन एंड पे तीनों मॉड्यूल खत्म होती है। सर ये क्वेश्चन क्या लिखा है सर, एक बार बताना। हाँ सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं बता देता हूँ भाई, ये ट्रॉली ऐसे मूव कर रही है ना, तो अगर जो ब्लॉक उसके सामने एक एम मास का ब्लॉक नहीं रखा हुआ है, अगर वो नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है
वो बॉब कितने एंगल से पीछे डिफ्लेक्ट होगा, बॉब जो होगा वो कितने एंगल से बैकवर्ड डिफ्लेक्ट, वो थीटा निकालना है। सर वो ब्लॉक ऊपर क्या स्ट्रिंग से लगा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसे पेंडुलम चिपका हुआ, फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट पे है वो। पेंडुलम है वो। हाँ, ऊपर वाला पेंडुलम है, जो ये साइड में लगा हुआ है ना, वो तो ऐसे ही रखा हुआ है फ्रिक्शन की वजह से, वो नीचे ड्रॉप नहीं हो रहा है। वो पेंडुलम कितना पीछे डिफ्लेक्ट हो गया। रमेश आंसर सही है आपका। भव्या सही आंसर है। हाँ, गर्व सही आंसर है। हाँ, साक्षी मिश्रा काफी हद तक सही आंसर है, थोड़ा सा अगर करेक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज करोगे ना तो वही रहता है। हाँ भाई, अदिति जोशी आपका भी वैसे, आप सही है साक्षी, आपका आंसर। अदिति जोशी आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो जो साक्षी कर रही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे देखो कहीं रेसिप्रोकल में गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, तो पहले ही समझना होगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में क्या है कि एक व्हीकल था कोई, इससे आपने एक कोई स्ट्रिंग से एक बॉब हैंग कर दिया, है ना, वैसे नॉर्मल केस में बॉब यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे ब्लॉक जस्ट हमने किसी चीज से चिपकाया नहीं है, जस्ट इसको ऐसे रख दिया। तो अगर कोई एक्सेशन नहीं होता, ये चीज इस तरह से वर्टिकल हैंग करती और ये नीचे गिर जाता ना। इसने बोला है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कुछ, उसकी वैल्यू इसने दे रखी है 1/√3। तो अगर ये व्हीकल मूव नहीं करता, रेस्ट पे रहता, तो ये तो बॉब इस तरह से यहाँ पे वर्टिकल हो जाता और ये चीज नीचे गिर जाती। लेकिन हम चाहते नहीं कि नीचे गिरे, तो हम इस पूरे चीज को एक्सप्लेन करें। तो इसलिए बोला हुआ है कि किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे अगर ये जस्ट रेस्ट पे है, नीचे नहीं गिर रही है, तो उस टाइम ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लिखा है ना, कि किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पे अगर ये नीचे नहीं गिर रहा है तो उस टाइम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा लिखा है। तो हम क्या करेंगे ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू व्हीकल की ये बात कर रहा है, इसलिए अपने ऑब्जर्वर को व्हीकल के अंदर खड़ा करें, और इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसका फ्री बॉडी डायग्राम लाएंगे। तो आपको पता है वेट नीचे लग जाएगा इसका m1 जी, है ना। आपको पता है इसके ऊपर अब एक सूडो फोर्स लगा लोगे आप, सूडो फोर्स कितना हो जाएगा m1a, और जैसे सूडो फोर्स पीछे लगेगा ये इसको प्रेस करेगा ना, यहाँ पे एक नॉर्मल लग जाएगा। और अब से पता है m1g को क्या चीज बैलेंस कर रही होगी,
फ्रिक्शन, और जस्ट प्रेस पे रखना है, मतलब ये फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग हो जाएगा, दैट इज द म्यू इनटू एन। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये चार फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग अगर ये रेस्ट पे है तो सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस होंगे। तो आपको पता है वेट को फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, तो नीचे नहीं जा रहा है। कई बार आप देखते हो साइकिलिंग जब आप करते हो तो एक फाइल को अपने चेस्ट पे अगर आप लगा लो और बहुत देर से साइकिलिंग करो तो फाइल नीचे नहीं भी गिरती, वही केस है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो हो सकता है नीचे ड्रॉप भी हो। तो m1g को बैलेंस कर लेगा म्यू इनटू n1, और यहाँ पे n1 की वैल्यू जो इक्वल हो जाएगी वो m1 के इक्वल होगी। यहाँ से n1 की वैल्यू यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू है ना, यहाँ से किसकी वैल्यू आगे हो सकती है, आपकी म्यू की, सॉरी n1 की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, m1g आ गया इक्वल टू म्यू इनटू m1 a, m1 कैंसिल, a शुड बी इक्वल टू द g बाय। कई स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं कि अगर इसका एक्सेशन g बाय म्यू के इक्वल होगा तो ये नीचे ड्रॉप नहीं करेगा, मास से कोई मतलब नहीं। एक बार ऐसा कहिए आगे, इतने एक्सेशंस के ये नीचे ड्रॉप नहीं होगा, और अगर ये नीचे ड्रॉप नहीं होगा तो पीछे कितना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, तो हम क्या करते हैं इसी के अकॉर्डिंग इसका एंगल बनाएंगे। वैसे ही एंगल हम जानते हैं, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं, थीटा की वैल्यू जो होती है वो tan इनवर्स a बाय g, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा कि आपका ये अपॉन g। फिर भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वेट लग जाएगा नीचे m2a m2g, यहाँ पे टेंशन T लग जाएगा, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक सूडो फोर्स m2 और m2g T m2, और अगर ये मूव नहीं कर रहा है मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस, ठीक है। ये हो गया T cos थीटा और ये हो गया T sin। तो हम बोलेंगे T cos थीटा वेट को बैलेंस करना होगा, सही वैसे, तो T cos थीटा किसको बैलेंस करना होगा, वेट को, और जो T sin थीटा है वो इक्वल हो जाएगा सूडो फोर्स के। हाँ, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू जो आ गई वो a बाई जी, ये वैसे भी जानते हैं। a की इतनी होगी तो नहीं गिरेगा, और ये सेकंड को यहाँ हैंडल आ जाएगा, जैसे मैं a की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा tan थीटा की वैल्यू म्यू आ जाएगी, और सॉरी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी जैसे कि आपकी 1/, और म्यू 1/√3 दिया हुआ है, मतलब वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, काफी लोगों के आंसर सही थे। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको ये पता ही होता है जी बाई म्यू, ये सीधे मिक्स कर देते हैं। मैंने समझाने के लिए इतना कुछ बताया था, भाई पता होता है इसको सीधे आ रहा है, तो 60 डिग्री आंसर है। या इसको सॉल्व सर टी क्या है? ये टेंशन है, अच्छा सर, सॉरी। टी इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। टी जो होगा स्प्रिंग में क्या है, इसलिए आपका टेंशन। अगर आपने अभी ज्वाइन किया ना, आपको कुछ मिलती है, ये तो बैच 1 बैच 2 में खत्म होगा, आप सबको भी हो पाएगा या पाएगा इसका सीधा। चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है ना, 60 डिग्री सही है अदिति जोशी, अब आपका आंसर यथार्थ सही है। लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर मैं होमवर्क क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ मैं आपको, आज चेन वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास बंद करते हैं। अब आप पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, एक क्लास में और वो प्रैक्टिस होगी, लेकिन थ्योरेटिकली हम सब चीजें जानते हैं। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ सही आंसर बता रहे हो आप लोग काफी लोग। भव्य योर आंसर इज करेक्ट, तनिष्क योर आंसर इज करेक्ट, आदित्य जोशी योर आंसर इज करेक्ट। हाँ वानी सही आंसर है, अनिरुद्ध सही आंसर है, अर्णव सही आंसर है, आयशी सही आंसर है ना, सबके सही आंसर है। ठीक है चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही बात है, इसका थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है, मोस्टली केस में ये थर्ड ऑप्शन सही बता रहे हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन ऐसा था कि एक चेन थी, टेबल पे रखी हुई थी, कुछ पार्ट हैंग था, तो हम ऐसा मान लेते हैं जब एक्स पार्ट हैंग है तो ये जस्ट स्लिप करने वाली है। इस सिचुएशन में एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो ऑब्वियस बात है इसका वर्ज ऑफ अगर स्लिपिंग है तो जब भी कोई चीज एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होती है तो एफ की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की इक्वल होती है ना। इसमें अप्लाइड फोर्स इस पोर्शन का वेट ही तो है, इस पोर्शन का वेट अगर मैं ले लूं, नीचे m1g लग रहा है, m1g तो अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स की जगह में m1g आ गया, और फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है इस सरफेस, है ना। इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इसको रोक रहा है, तो अप्लाइड फोर्स तो आपका हो गया m1g, जो फोर्स साइन करता है उसका वेट, और फ्रिक्शन इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, ये आपका होता है म्यू इंटू एन, और एन जो होगा ना इस पोर्शन के वेट की वजह से लग जाएगा। मान लो इतने पोर्शन का वेट m2 है, m2g नीचे लगेगा, इसको n बैलेंस कर लो, ये हैंग पोर्शन इसको स्लिप करना चाहता है और इसका फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, और नॉर्मल सिर्फ इतने पोर्शन के वेट की वजह से, मतलब कंडीशन आ गई m1g शुड बी इक्वल टू द म्यू इनटू n, n की वैल्यू m2g आ गई, हां ये क्या आ गया, चलिए आपकी m2g आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम है कि आपको तो निकालना है x कितना होगा, कितना x तक ये जस्ट स्लिप करने वाला होगा, उससे जैसे x ज्यादा होगा स्लिप कर, है ना। तो x निकालने के लिए m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, तो हम यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। आप ऐसे एज्यूम कर लोगे कि L लेंथ का मास सपोज m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l, x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into x, ये चीज m1 हो गई, और l माइनस x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into l माइनस, ये चीज m2, बस m1 m2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, m1 आपका हो गया m by l into x into g, है ना, और यहाँ पे म्यू आ गया, m2 की वैल्यू कितनी आ गई m by l माइनस x into g, तो m by l तो यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना, m by l यहाँ से क्या हो गया, तो कि आपका कैंसिल हो गया, g भी कैंसिल हो गया, आप लोग को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू l by यहाँ पे आपका म्यू प्लस, है ना। कितना पोर्शन हैंग हो सकता है, अगर x की वैल्यू, अगर ये 10 पे है तो x की वैल्यू इतनी मैक्सिमम हो सकती है, इससे जैसे ज्यादा होगी सिर्फ कर दे, इससे कम होगी तो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू, अगर उसमें रुका है तो आपके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही है, सी या 3, है ना, तो ये हम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये हम कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन सही था इसमें, ठीक है नहीं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है यू कैन गो फॉर दिस मॉर्निंग, पूरा कर सकते हो, लेकिन एक क्लास अभी और लगेगी इसकी इस मॉर्निंग में, जिसमें कि हम एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट कर लें, जो भी चैप्टर्स के एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के, वो सारा मैं बताता सर हूँ। सर
सर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट कैसे आया? कौन सा लास्ट वाला स्टेटमेंट बेटा? सर x is smaller than equal to यूनिटरी मेथड ये मत लिखो आप, x इक्वलिटी लिखो, इक्वलिटी लिखो, इक्वली होगा। अच्छा सर वो कंफ्यूजन कर रहा था। ना इक्वली लिखो। हाँ, तो आप कर सकते हो, बस एक क्लास और होगी उसके बाद ये मॉड्यूल पूरा कंप्लीट। हाँ, तो ये आपका एक मॉड्यूल मतलब 1/3 हो गया। 1/3 हमने सिलेबस कर लिया है, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल करने में ज्यादा टाइम लगता है, बाकी मॉड्यूल उतने टाइम नहीं लगता। फर्स्ट मॉड्यूल में चीजें आप सीखते रहते हो ना मैकेनिक्स की, वो थोड़ा सा टाइम लगता है और अच्छे से सीखना चाहिए मॉड्यूल, आप बहुत अच्छे से, क्योंकि सब चीजें लिंक्ड होती है, तो तभी आपको अगली चीजें भी समझ में। उसको टाइम लेके आराम से करो। यू हैव 20 डेज, है ना, जिसमें कि आप मेजर टेस्ट की तैयारी करो आपके सिलेबस खत्म होने के बाद, है ना। बीच में स्कूल के एग्जामिनेशन भी होंगे, उसको मैनेज करके ठीक से करो। Thank you. बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.